राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत में सभी त्योहारों को धूमधाम से मनाया जाता है। उनमें से एक त्योहार है गुरु पूर्णिमा। आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंपरागत रूप से ये दिन गुरु पूजन के लिए निर्धारित है। इस साल गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को मनाई जा रही है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही प्रथम गुरु माने गए महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान दिया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। गुरु अर्थात वो महापुरुष जो आध्यात्मिक ज्ञान व शिक्षा द्वारा अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले आषाढ़ पूर्णिमा और धम्म चक्र दिवस की शुभकामनाएं देशवासियों को दी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भगवान बुद्ध का जिक्र भी किया और कहा कि भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही हम बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आप सभी को धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु पूर्णिमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद अपना पहला ज्ञान संसार को दिया था। हमारे यहां कहा गया है, जहां ज्ञान है वहीं पूर्णता है, वही पूर्णिमा है। और जब उपदेश करने वाले स्वयं बुद्ध हो तो स्वाभाविक है कि ज्ञान संस्कार के कल्याण का पर्याय बन जाता है। त्याग और तितिक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्द ही नहीं निकलते, बल्कि धम्म चक्र का प्रवर्तन होता है। इसलिए तब उन्होंने केवल 5 शिष्यों को उपदेश दिया था, लेकिन आज पूरी दुनिया में उन शब्दों के अनुयायी हैं। बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग हैं। साथियों, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पूरे जीवन का, पूरे ज्ञान का सूत्र हमें बताया था। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध का ये ज्ञान, मानवता का ये अनुभव जैसे जैसे समृद्ध होगा, विश्व सफलता और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छुएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है और गुरु पूर्णिमा के इस खास मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विशेष पूजा पाठ कर अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। टोक्यो ओलंपिक के आगाज के साथ साथ ओलंपिक खेलों में भारत का भी शुभारंभ बहुत ही शानदार हुआ है। टोक्यो ओलंपिक के पहले दिन ही भारत को पहला मेडल मिल चुका है। मणिपुर की मीराबाई चानू ने महिला वेटलिफ्टिंग में
49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीतकर इतिहास बनाया है। मणिपुर की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू की जीत की खुशी पर पूरा देश जश्न मना रहा है। मीराबाई चानू को पदक जीतते देख उनके गांव के लोग भी खुशी से झूम उठे। मीराबाई चानू ओलंपिक में मेडल जीतने वाली भारत की दूसरी वेट लिफ्टर बन गई है। मीराबाई चानू से पहले 2000 के सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था। मीराबाई चानू की जीत पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित तमाम केंद्रीय मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, नेताओं, अभिनेताओं और देशवासियों ने बधाई दी है। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू की जीत की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भव्य खेल आयोजन की इससे सुखद शुरुआत नहीं हो सकती थी। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से भारत उत्साहित है। वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीतने के लिए उन्हें बधाई। उनकी सफलता हर भारतीय को प्रेरित करती है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीराबाई चानू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले ही दिन रजत पदक जीतकर आप 135 करोड़ भारतीयों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आई हैं। आपने देश के बाकी खिलाड़ियों को प्रेरणा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के बाकी खिलाड़ी भी मीराबाई चानू की राह चलकर इतिहास बनाएंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीराबाई चानू को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइखौम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतकर भारोत्तोलन के इतिहास में नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिस पर हर भारतीय गौरवान्वित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइखौम मीराबाई चानू प्रगति की ऊंचाई के शीर्ष पर पहुंचे और भारत का नाम रोशन करती रहे, ऐसी मेरी कामना है। तो वहीं रजत पदक जीतने के बाद देश की बेटी मीराबाई चानू ने सभी का धन्यवाद किया है। उन्होंने कहा कि एक सपने जैसा था जो कि सच हो गया। चानू ने कहा कि मैं अपना मेडल अपने देश को समर्पित करना चाहूंगी और लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी कि मेरे इस सफर के दौरान उन्होंने मेरे लिए दुआएं की। इस दौरान मीराबाई चानू ने अपने परिवार और कोच को भी धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद के सामने आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत 350 एम्बुलेंस लाभुकों को सौंपने के साथ साथ पटना में 50 सीएनजी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, परिवहन मंत्री शीला कुमारी सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजधानी पटना में सीएनजी बसों के परिचालन से प्रदूषण को कम से कम करने में सहूलियत होगी। पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी इससे मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनजी बसों के परिचालन से लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इससे प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होती है। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गाँव से भेजना पड़े अस्पताल, उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसी को ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है, उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपये तक की मदद की जाएगी और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया और ये लक्ष्य है कि इस साल के अंत तक पूरा जो कुछ भी है हर एक प्रखंड में 2 का वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से जो एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी, जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएं होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर पिछले कुछ दिनों से बिहार में खूब बयानबाजी हो रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा था कि कानून की जगह लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की जरूरत है। इस बयान के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर
बीजेपी का साथ नहीं दिया। लेकिन अब बीजेपी जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं देती नजर आ रही है। दरअसल दशकों से ज्यादा जनगणना की मांग भारत में हो रही है। आरजेडी और जदयू भी चाहती है कि 2021 में जातीय जनगणना हो। इसी मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जातीय जनगणना के लिए हमारे दल ने लंबी लड़ाई लड़ी है और लड़ते रहेंगे। ये देश की बहुसंख्यक यानी लगभग 65% से अधिक वंचित, उपेक्षित और प्रताड़ित वर्गों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि 2021 की जनगणना जाति आधारित नहीं होगी। केंद्र सरकार ने नीतिगत मामलों के रूप में जनगणना में SC/ST के अतिरिक्त कोई जातीय जनगणना नहीं करने का फैसला किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार निश्चित रूप से जातिगत जनगणना देश में होनी चाहिए। इससे SC/ST के अलावा भी अन्य कमजोर वर्ग है, उनकी वास्तविक संख्या की जानकारी होगी और सभी के लिए विकास के कार्यक्रम बनाने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर आग्रह करेंगे कि जातिगत जनगणना कराई जाए और सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर भी लिखा है कि हम लोगों को मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 व पुनः 27 फरवरी 2020 को सर्वसम्मति से इस आशय का प्रस्ताव पारित किया था और इसे केंद्र सरकार को भेजा गया था। केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो वही बिहार में कृषि विकास के मद्देनजर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया गया, जिसमें एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इनिशिएटिव के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के संबंध में तथा एग्रीकल्चरल मार्केटिंग की भविष्य की योजनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में कृषि शिक्षा के विस्तार पर भी चर्चा की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों के हित में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब तक 3 कृषि रोड मैप बनाए गए हैं। कृषि रोड मैप बनाने के पूर्व किसान पंचायत के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को सुझाव व सलाह लिए जाते हैं, जो कृषि रोड मैप बनाने में काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फसलों का उत्पादन व उत्पादकता दोनों बड़ी है। मखाना, चावल, गेहूं, मक्का आदि फसलों का प्रोडक्शन काफी बड़ा है। यहाँ के लोगों की आमदनी का बहुत बड़ा आधार कृषि कार्य है। हम लोगों का लक्ष्य सिर्फ फसलों का उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना ही नहीं, बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को तेजी से प्रमोट करें। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में और वृद्धि होने से किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। यहाँ के एग्रीकल्चर मार्केट को बेहतर ढंग से ऑर्गेनाइज और डेवलप करना है। बाजार प्रांगणों के आधारभूत संरचना के विकास के लिए और तेजी से काम करें। उन्होंने कहा कि बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परितंत्र तेजी से विकसित हो रहा है। 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC/ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करें। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। दिन देखिए 8 बजे रात्रि, 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और
अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मध्य प्रदेश आईसोवा यानी आईएएस ऑफिसर्स वाइफ एसोसिएशन की वेबसाइट का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद रही। वहीं सीएम शिवराज की पत्नी साधना सिंह ने आईसोवा की ई मैगजीन विस्तार का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज ने आईसोवा के सदस्यों की तारीफ करते हुए कहा कि इन्होंने समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है, जिन्होंने न सिर्फ घर से खाना बनाकर लोगों को खिलाया बल्कि कई अन्य प्रकार से भी लोगों की मदद की है। मुख्यमंत्री शिवराज ने सुझाव दिया कि आईसोवा अपनी वेबसाइट के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह के उत्पादों की मार्केटिंग करे तो उन्हें अच्छा बाजार उपलब्ध हो जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसरों की पत्नियों के एसोसिएशन की ये वेबसाइट सदस्यों को जोड़ने का काम करेगी। इसके जरिए पुराने और नए सदस्यों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की कोशिश होगी। साथ ही इस वेबसाइट पर आईएएस वाइफ्स के टैलेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। और आईसोवा ने वो पहल की है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। सचमुच में मैंने जो जानकारियां प्राप्त की कि जिले में भी आईसोवा एक्टिव कलेक्टर की जो धर्मपत्नी होती है, उनकी टीम होती है, वो काम करती है। सच में बहुत बड़े काम कर सकते हैं, तो हम लोगों को जोड़ सकते हैं, हम सहयोग ले सकते हैं। हम चूंकि प्रभाव रखते हैं इसलिए मदद के कई रास्ते निकाल सकते हैं और इसलिए हमको जरूर निकालना चाहिए। आईसोवा ने ये काम अपने हाथ में लिया है और अनेकों प्रकार की गतिविधियां। अब जो पर्सनल टैलेंट भी है वो एक बड़ा विषय है। वो टैलेंट क्यों ना सबके सामने आए, वो टैलेंट सामने भी आना चाहिए, उस टैलेंट का उपयोग भी हमको करना चाहिए। तो छोटी सी पहल कई बार बड़ा रूप धारण कर देती है। एक आग्रह आईसोवा से जरूर करूंगा, महिला सशक्तिकरण के लिए आपने जो ये प्रयास किया है, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप का, मेरे लिए महिला सशक्तिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए मैं बेटी की पूजन भी करता हूं प्रतीकात्मक। तो उसके पीछे भाव यही है कि बेटियां बेटों से कम नहीं है किसी भी हालत में, और बेटियों को सशक्त करने के लिए और भी जो प्रयास किए जा सकते हो। आप स्वयं समझदार हैं, टैलेंट है, आपको क्षमता है, प्रतिभा है, उसका उपयोग करते हुए आईसोवा इस काम को बढ़ाए। मैं विस्तार मैगजीन का भी आज यहाँ आपने देखा विमोचन हुआ है। ये आपके काम को और विस्तार दें, सीमाओं को और बड़ा करें और इस काम के माध्यम से हम लोगों की मदद कर पाए, सेवा कर पाए, उनको सशक्त बना पाए। और सेवा भी इस भाव से नहीं कि हम किसी की मदद कर रहे हैं अहंकार सबसे, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करके उनको भी सशक्त बना रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा, परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अनभाई। इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। तो इस अच्छे काम के लिए आईसोवा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और इसी क्रम में आज आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता कर फिर से दिल्ली नगर निगम पर कई सवाल खड़े किए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली के प्रसिद्ध बाजारों में 99 साल के लिए लीज पर दी गई दुकानों को फ्री होल्ड करने की बजाय उन्हें खतरनाक साबित कर बिल्डरों को देना चाहती है। ये जो मामला है नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से संबंधित है और आप लोगों को जानकारी होगी कि डीडीए और एमसीडी जगह जगह पे मार्केट्स बनाती है, मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाती है
और ये मार्केट्स के अंदर जो दुकानें हैं, शॉप्स जो हैं, इनको 99 साल की लीज पे देती हैं। बड़े बड़े बिल्डर माफियाओं के साथ मिलके अब एक नई तरीके की तरकीब जो है ला रही है। जिन मार्केट्स के अंदर दुकानों को फ्री होल्ड कर देना चाहिए था, जहाँ पे 99 साल की लीज के लिए दुकानें दी गई थी, अब ये उन बिल्डिंग्स की सर्वे कराकर उसको डेंजरस दिखाकर वो मार्केट्स दुकानदारों से खाली करा रहे हैं। और खाली कराने के बाद भी दुकानदारों को ये कहा गया है कि अब ये दुकानें आपको नहीं मिलेंगी दोबारा। नए सिरे से नया कोई बिल्डर आके इनको अपनी तरफ से, अपनी तरह से जो है नए लोगों को बेचेगा। तो ये मामला जो अभी आया है हमारे पास, ये गफ़ार मार्केट का आया है। वहाँ पे सरस्वती मार्ग पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की एक मार्केट है, जिसके अंदर 1976 के अंदर अलॉटमेंट किए गए थे और दुकानदारों को 99 साल की लीज पे ये दुकानें दी गई थी। अब 2021 के अंदर एमसीडी ने आईआईटी रुड़की से इसकी जांच कराई है और आईआईटी रुड़की खुद लिखता है घटिया ग्रेड का सीमेंट लगाने की वजह से ये बिल्डिंग के हालात अब ठीक नहीं है और भी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी खामियां हैं, जिसके कारण अब इस बिल्डिंग को एमसीडी कह रही है कि इसको अब दोबारा तोड़ के बनाया जाएगा। तो हमारे कुछ सवाल हैं इसके अंदर कि अगर इस घटिया ग्रेड के सीमेंट से बिल्डिंग बनाई गई तो ये गलती उन दुकानदारों की है जिन्होंने दुकानें खरीदी, या ये एमसीडी की है जिन्होंने इस घटिया बिल्डिंग को बनाया। दूसरी बात, अगर पिछले 40 सालों में एमसीडी ने अपनी ही बिल्डिंगों की सुध नहीं ली और उनके अंदर रिपेयर के नाम पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया, तो ये गलती दुकानदारों की है या एमसीडी की? आप दुकानदारों को फ्री होल्ड करके दे देंगे तो दुकानदार अपना पैसा लगाएगा और उस बिल्डिंग की मरम्मत खुद करा सकता है। आपने लीज पे दे रखी है तो उसके पास ये पावर नहीं है कि वो इन दुकानों को खुद मरम्मत करा सके, उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस कर सके। तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एमसीडी की रही। एमसीडी ने 40 साल तक मेंटेनेंस नहीं की और अब एमसीडी ने इसके अंदर वेकेशन नोटिस भेज दिया है कि 3 दिन के अंदर गफ़ार मार्केट को खाली कर दिया जाए और एमसीडी इसको तोड़ के नया बनाएगी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि एमसीडी चाह रही है कि इसके अंदर जिन दुकानदारों को 99 साल की लीज दी गई है उनको बेदखल करके नए सिरे से किसी बिल्डर से ये बिल्डिंग बनवाई जाए और फिर वो बिल्डर अपनी तरीके से नए लोगों को ये दुकानें बेचे। इस तरीके की करीब 39 मार्केट हैं दिल्ली के अंदर और हमें बताया गया एमसीडी जाते जाते इन सभी मार्केट्स के अंदर इस तरीके का प्लान बना के चल रही है ताकि हजारों करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसके अंदर सेंध लगाई जा सके और अपनी जेब भरी जा सके और एमसीडी से जाते जाते और कई सौ करोड़ रुपया जो है कमाया जा सके। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। उत्तरी दिल्ली की पूर्व महापौर प्रीति अग्रवाल ने बताया कि दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग DSIIDC व दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालयों में डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया के लार्वा पाए जाने पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने इन विभागों का चालान किया है। उन्होंने बताया कि रोहिणी क्षेत्र में स्थित इन विभागों के कार्यालयों में कई जगह पर पानी इकट्ठा होने के कारण वहां मच्छरों की उत्पत्ति हो रही है, जिसे देखते हुए निगम ने मच्छरों के लार्वा पाए जाने पर इन विभागों का चालान किया है।
प्रीति अग्रवाल ने बताया कि एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हैं कि उन्होंने दिल्ली से डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया को खत्म कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाली विभागों की कार्यालयों में मच्छरों के लार्वा पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मानसून का मौसम डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है ताकि हम इन बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति को रोक सके। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से निवेदन किया कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों को निर्देश दे कि किसी भी सरकारी कार्यालय परिसर में पानी इकट्ठा ना हो ताकि डेंगू, मलेरिया व चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों की उत्पत्ति को रोका जा सके। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने मिथिलांचल की युवा नेता जितेंद्र यादव से मिथिलांचल के विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। राष्ट्र सर्वप्रथम से देखे संवाददाता मेहर झा की रिपोर्ट। मिथिलांचल के जाने माने युवा तुर्क नेता जितेंद्र यादव जी हमारे साथ में हैं। बताइए आगे क्या योजना है, मिथिलांचल की विकास कैसी होंगी? मिथिला की जो बातें हैं और मिथिला शुरू से ही मिथिला में जिस तरीके से आस्था को लेके एक बागडोर रहा है और जितने भी वहाँ हैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ हैं, वो आपको भी पता है, काली मैया, उच्चैठ बासनी, भगवती, ये सब वहाँ जो स्थित है शक्तिपीठ, इन पे सरकार को कहीं न कहीं नज़र एक बार लगानी चाहिए थी और इन जो पर्यटक है जिस हिसाब से आना चाहिए वहाँ व्यवसाय बढ़े, लोगों का कारोबार बढ़े, इस तरीके से सरकार को कुछ न कुछ वहाँ पे जो है डबल इंजन की सरकार जिस तरीके से है वहाँ विकास होना चाहिए था और क्षेत्र के जो समस्या हैं, पीठ की जो समस्या हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए। और नेपाल से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग यहाँ आते हैं, माँ का पूजा करते हैं, अर्चना करते। उच्चैठ भगवती विराज रही हैं बेनीपट्टी के ठीक बगल में उच्चैठ ग्राम में, और जितेंद्र जी का कहना है कि उच्चैठ भगवती स्थान का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया है। तो उच्चैठ भगवती का विकास आखिर क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है? ये तो विषय है सरकार की, जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार वादे पे वादे करते हैं कि जो हमने बिहार के अंदर में विकास की जो है गंगा बहा रखी है, हमें तो नहीं दिखता कहीं पे। हर जगह उसी तरह का हालत है। अभी आप शक्तिपीठ कलना जाएंगे, आप कपिलेश्वर जाएंगे, कहीं पे जाने के लिए पर्यटक को सही तरीके का रास्ता तक नहीं बना हुआ। सब जिस तरीके से चलते आ रहा है सन 1947 वाले सिस्टम से वैसे ही चलते आ रहे हैं, कोई विकास नहीं हुआ और ना तो सरकार ने कोई फंड दिया है उसको बेहतर करने के लिए, और बस सिर्फ वादे होते हैं ये कि अगले बार ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन फंड के नाम पे कुछ भी आज तक नहीं मिला। इसीलिए विकास उसी तरीके पड़ा हुआ है, विकास कुछ भी नहीं है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,097 नए मामले, तो वहीं 546 मरीजों की कोरोना से हुई मौत। ICSE और ISC ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को किया घोषित। 10वीं में 99.98% और 12वीं में 99.76% विद्यार्थी हुए पास। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह की हालत में नहीं हुआ कोई सुधार। कल्याण सिंह की हालत पहले से गंभीर, वेंटिलेटर पर अस्पताल में है भर्ती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल करेंगे अयोध्या का दौरा। रामलला दर्शन के बाद अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों और कोरोना की तीसरी लहर की करेंगे समीक्षा। कोरोना काल में स्कूल खोलने को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दी सलाह। कहा, जिन जगहों में कोरोना वायरस के कम है मामले, वहां खोले जा सकते हैं स्कूल। गुरु पूर्णिमा पर हरिद्वार में बड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। कोरोना की तीसरी लहर की भी नहीं कोई परवाह। गुजरात के अहमदाबाद में LPG सिलेंडर फटने से 9 लोगों की मौत। सभी मध्य प्रदेश के गुना जिले के निवासी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जताया शोक। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर जारी। 1 दशक बाद अब गोवा में भी बने बाढ़ जैसे हालात। 1000 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। CM प्रमोद सावंत ने बारिश और बाढ़ से बिगड़े हालात का जायजा लिया। निर्देशक नाग अश्विन की अगली फिल्म में नजर आएंगे द बिग बी अमिताभ बच्चन। दर्शकों को प्रभास और दीपिका की केमिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन के दौरे पर आएंगे भारत। PM मोदी और विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात कर द्विपक्षीय क्षेत्र तथा वैश्विक मुद्दों पर करेंगे चर्चा।
राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।